ज्ञान सुधा चैनल में समस्त विद्यार्थियों का स्वागत। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा संचालित इस चैनल में वे विद्यार्थी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुव्यवस्थित विषय सामग्री का समावेश किया गया है। उसी दृष्टि से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी में अव्यय की। अव्यय क्या है, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द से आप पहले से परिचित हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। इन्हें विकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो शब्द के रूप प्राप्त होते हैं उनका कभी लिंग के आधार पर, कभी पुरुष के आधार पर, कभी वचन के आधार पर, कभी काल के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जब हम अविकारी शब्दों की बात करते हैं तो उसके शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि इनमें विकार नहीं होता। वो अविकारी शब्द ही दूसरे नाम में अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। अव्यय, अव्यय का शाब्दिक अर्थ कर लीजिए, अर्थात अव्यय जिस शब्द का कुछ भी व्यय न होता हो वे अव्यय है। यानी कहने का आशय यह है कि जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय है। हम इसकी विस्तार से इस कालांश में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा की ओर चलते हैं। अव्यय कहते किसे हैं? इसके लिए कहा गया है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूपांतर नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द कहा गया है। अब ऐसे शब्द कौन से हैं? जैसे अभी, आज, कल, प्रायः, किंतु, तो, शीघ्र, अरे, की, जब, ये सारे अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसा कि ऊपर हमने चर्चा की कि इनका लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। जैसे अभी शब्द को ले लीजिए, सीता अभी बाजार गई है। अब इसी शब्द को दूसरे लिंग के आधार पर देखें कि मोहन अभी बाजार गया है। मोहन हो या सीता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों में अभी का कोई रूपांतर बदला नहीं है, इसलिए अव्यय है। एक उदाहरण और देखिए कि वह धीरे चलता है, तुम धीरे चलते हो, वे धीरे चलते हैं। अब यहाँ पर धीरे शब्द तो अव्यय है, लेकिन तीनों ही रूप में वह हो, चाहे तुम हो, चाहे वे हो, यहाँ पर वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये अव्यय कहलाया है। तो अव्यय वो हैं जिनका लिंग, वचन, कारक अथवा पुरुष, काल आदि की दृष्टि से रूपांतर नहीं होता, वो अव्यय हैं। इन्हें दूसरा नाम अविकारी शब्द भी कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः अव्यय के 4 प्रकार व्याकरण की दृष्टि से निर्धारित किए गए हैं, जिनमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक। कहीं कहीं व्याकरण में निपात को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन मुख्यतः हम आज जो चर्चा कर रहे हैं 4 प्रकारों की, जिनका नाम उल्लेख मैंने अभी यहाँ पर किया है कि वो हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय की। अब इस शब्द को देखिए आप, क्रिया विशेषण यानी जो विशेषण क्रिया से जुड़े हुए हैं, यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। परिभाषा यहाँ क्या लिखी है कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुरेश इधर आओ। अब इधर को शब्द पर ध्यान देना आप, आना क्रिया है लेकिन इधर आओ, तो इधर उस क्रिया की विशेषता बता रहा है। महेश परसों जावेगा। अब जाना क्रिया है लेकिन जाना की विशेषता बता रहा है परसों। इसी तरह से इन वाक्यों में आप दोनों शब्दों को देखेंगे तो ये क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएंगे। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं उसके लिए भी हम थोड़ा विस्तार से विवेचन करेंगे कि क्रिया विशेषण के अनेक रूप हैं, जैसे काल हुआ, रीति हुआ, परिमाण हुआ, इसी तरीके से। तो सबसे पहले जो प्रकार हैं उसके क्रिया विशेषण के, उनको 6 प्रकार माने गए हैं। वो है जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहला
जो क्रिया विशेषण है वो है कालवाचक। अब शब्द दिख रहा है काल, काल काल का मतलब होता है समय, यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है वह क्या कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने का समय बोध होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। जैसे अनिल आज आएगा। अब यहाँ पर आज जो शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब जैसे आज हो गया, कल हुआ, परसों हुआ, प्रातः हुआ, साय हुआ, प्रतिदिन हुआ, लगातार हुआ, अभी अभी हुआ, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे पता लगता है कि इसमें काल का बोध हो रहा है। क्रिया यहाँ पर क्या है? जाना है। आज हो गया, आज आपका क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण भी कौन सा है? क्योंकि इसमें काल से जुड़ी हुई बात है। तो ऐसा ही एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे वह परसों मुंबई जा रहा है। अब जाना क्रिया है, मुंबई जा रहा है, लेकिन कब जा रहा है? परसों जा रहा है। तो जाना के साथ परसों उसकी विशेषता हो गई, तो कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आता है। दूसरा जो प्रकार है क्रिया विशेषण की दृष्टि से वो है स्थानवाचक विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के व्यापार स्थान का बोध होता है, यानी क्रिया किस स्थान पर घटित हो रही है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो मैं वाक्य दिया है कि जैसे अजय नीचे खड़ा है। अब यहाँ पर इस वाक्य को देखिए, नीचे जो शब्द है वो किसी स्थान का बोध करा रहा है, यानी आप कहाँ खड़ा है? तो नीचे खड़ा है। जैसे इसी तरह से ऐसे अनेक शब्द हो सकते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, पीछे, आगे, इधर, किधर, जिधर, सामने, दूर, परे, दाएं, बाएं, सर्वत्र, बाहर, भीतर। ये सभी शब्द जो हैं वो सारे शब्द क्रिया विशेषण शब्द के क्रिया का बोध कराते हैं, क्रिया के साथ साथ उस स्थान का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। जैसे एक वाक्य में बता रहा हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब आना चाहिए था, आना आना क्रिया है, लेकिन यहाँ जो शब्द बताया जा रहा है वो यहाँ किसी उस स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार हमने पढ़ा, वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का जो अर्थ होता है वह है कि कोई विधि या तरीका, यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का तरीका मालूम होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। तो ऐसे शब्दों में जैसे मैं अचानक आ गया हूँ, अब यह अचानक क्या हो गया? यह अव्यय बता रहा है कि क्रिया किस तरीके से हुई। इसी प्रकार से जैसे शायद, सचमुच, निसंदेह, विशेषकर, अवश्य, वस्तुतः, मानो, ऐसे, कैसा इत्यादि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में कहलाएगा। एक वाक्य देखें आप, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है। अब बात करना क्रिया है, लेकिन कैसे बात करता है? वो धीरे धीरे। तो यहाँ पर उस क्रिया की जो तरीका है वो यहाँ पर आया है। या एक वाक्य ऐसा बोले हम, तुम झटपट वहाँ पहुँचो। अब झटपट शब्द उस क्रिया का तरीका बता रहा है कि उसे जल्दी से पहुँचना है। तो ऐसे जो शब्द हैं उससे पता लग जाता है कि यह रीति का बोध करा रहा है। तो तीसरा क्रिया विशेषण का प्रकार हमने पढ़ा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरीके से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी होता है, चौथा प्रकार है। अब परिमाण का अर्थ होता है सामान्य शब्द में मात्रा। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है, यानी उसकी मात्रा का बोध होता है, वहाँ पर वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। उदाहरण के लिए ये वाक्य देखिए आप, उसने पर्याप्त कार्य किया है। पर्याप्त यानी ये जो शब्द है वो क्रिया की मात्रा का बोध करा रहा है, परिमाण का बोध करा रहा है। इसमें थोड़ा शब्द आ जाए तब भी परिमाण है। खूब, किंचित, तनिक, सर्वथा, लगभग, केवल, ठीक, अति, उतना, जितना, ये सभी परिमाण को बताते हैं। इसी तरह से भारी, हल्का, ऐसे शब्द भी। जैसे उदाहरण के लिए वह उतना ही खाएगा जितना चाहे ले लो। वह उतना ही खाएगा, खाना क्रिया है, लेकिन कितना खाएगा? उतना ही खाएगा, तो उतना एक क्रिया है। इसी तरीके से यहाँ पर परिमाण की दृष्टि से
उसमें काफ़ी, ठीक, कम, केवल, ये सभी इसी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पर्याप्त कार्य का उदाहरण जब दिया मैंने, कार्य की मात्रा क्या है? पर्याप्त है, यानी उसको मापा, उसको एक सीमा तक उसे परिमाण में सम्मिलित कर लिया गया है। तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की क्रिया विशेषण अव्यय की श्रेणी में आ रहा है। इसी प्रकार एक होता है स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। इसके लिए कहा गया है कि जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान होता है, यानी क्रिया स्वीकार की जा रही है, उन्हें स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मैं वहाँ अवश्य आऊँगा, ठीक है, आना, ठीक है, आना क्रिया है, आना क्रिया तो है, लेकिन उस क्रिया की विशेषता बता रहा है अवश्य आऊँगा, यानी यहाँ पर स्वीकार भाव है। यह शब्द जो है क्रिया की स्वीकृति का बोध करा रहा है, अतः स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। इसी में आप दूसरे शब्द भी देख लीजिए, निस्संदेह, अच्छा, जी हाँ, ये सभी स्वीकार भाव को प्रकट करते हैं और इसी कारण से इस श्रेणी में आते हैं। तो स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण इसका 5वां प्रकार हुआ। अंतिम जो प्रकार है क्रिया विशेषण का वो है निषेधवाचक, यानी मना करना, यानी जिन अव्यय, जैसे स्वीकार भाव है उसका विपरीत हो गया ये, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के निषेध का बोध हो उन्हें निषेधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे क्रिकेट मत खेलो, मत खेलो, खेलना क्रिया है लेकिन मत खेलने यहाँ पर मनाही हुई है, तो मनाही होना निषेधवाचक की श्रेणी में आएगा। इस तरह से उक्त वाक्य में जब आप मत शब्द का निषेध करते हैं तो वह उसका बोध कराता है, तो निषेधात्मक क्रिया विशेषण अव्यय की श्रेणी में आता है। और इसी तरह से अन्य शब्द हैं नहीं, न आदि। तो अभी तक हमने जिन 6 क्रिया विशेषण अव्यय की बात की, उसमें इन शब्दों के आधार पर हमें प्रकट हो जाता है कि यह अव्यय किस कोटि का है। तो पहला प्रकार हुआ अव्यय का क्रिया विशेषण, यानी जहाँ पर जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब लेकिन क्रिया विशेषण के अनेक रूप हमने देखे हैं, 6 ही रूप देखे हैं, जिसमें काल बाधक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, स्वीकारवाचक है, निषेधवाचक है। ये तो हुआ पहला प्रकार। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब क्रिया विशेषण के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अव्यय का दूसरा प्रकार। अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का क्या आशय है उसकी परिभाषा देखें आप। सबसे पहले उसमें लिखा है कि किसी वाक्य में जिस अव्यय शब्द से संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे के साथ प्रकट होता है। वाक्य को वापस देखना, किसी वाक्य में जिस अव्यय शब्द से संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे के साथ प्रकट होता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक चंद्रशेखर के पास है। अब यहाँ वाक्य देखें आप, पास, यह जो शब्द है संबंध प्रकट करा रहा है। इसी प्रकार जैसे आगे, पीछे, आमने सामने, बीच, मध्य, योग, निकट, ये सारे संबंध बोधक में आएंगे। अब इसका थोड़ा अंग्रेजी में यदि आप इसको चर्चा करते हैं तो इसको प्रीपोजिशन समझ सकते हैं। जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय के रूप में हिंदी में है, तो दोनों को आप समानांतर ही समझ सकते हैं। अब अंतर केवल इतना है कि अंग्रेजी में जो प्रीपोजिशन होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से पहले जुड़ते हैं, लेकिन हिंदी में ये जो संबंध सूचक शब्द उसके बाद में जुड़ते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम के। जैसे सीता की बहन, अब सीता की बहन है तो सीता आपका यहाँ पर संज्ञा है और उसके साथ जुड़ गया प्रीपोजिशन कह सकते हैं, जिसको संबंध बोधक अव्यय कह सकते हैं, वो है की। इसी तरह से सीता और गीता, अब यहाँ पर और शब्द जो जुड़ा है वो इससे जुड़ गया है, तो दोनों हो गया। संबंध बोधक जो अव्यय हैं वो कई बार 3 भेदों के आधार पर भी लोग निरूपित करते हैं, कि जैसे प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, लेकिन हम उसका इतना गहराई से नहीं जाते हैं। हम इसको समझने की कोशिश करें। जैसे भोजन से पहले काम खत्म कर लो, अब यहाँ ये जो पहले शब्द आया है, काम खत्म लेना आपके यहाँ पर है, लेकिन भोजन से पहले, अब ये संबंध बोधक अव्यय को प्रकट करता है। इसी तरह से शब्द है स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। अब के लिए जो शब्द है वो संबंध को प्रकट करता है, तो संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में ये सभी शब्द आएंगे, जिसे आप अंग्रेजी में प्रीपोजिशन समझते हैं। एक उदाहरण और दे देता हूँ मैं, राहुल रमेश के साथ गया है। अब साथ
ये भी इसी का उदाहरण है। संबंध को प्रकट कर रहा है कि रमेश और राहुल का संबंध क्या है, रमा घर के भीतर रहती है। अब घर के साथ उसका जो संबंध है रमा का, वो यहाँ प्रकट हो रहा है। इसी तरीके से सीमा राधा की तुलना में अच्छा गा लेती है, तो यहाँ पर भी की तुलना, ये शब्द भी संबंधबोधक अव्यय की श्रेणी में आता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि संबंधबोधक अव्यय क्या है। एक प्रकार है समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक जो शब्द है उसको थोड़ा समझना कि जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे, उक्त वाक्य में और जो शब्द है राम और लक्ष्मण को जोड़ने का काम कर रहा है। और यदि दूसरे शब्द हैं, यदि लगा दें, एवं लगा दें, तथा लगा दें, जो फिर ऐसे शब्द जो आते हैं वो सभी इसमें समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में थोड़ा अंतर समझना। संबंध बोधक एक तरह से प्रीपोजिशन होते हैं, वो वाक्य में उसका संबंध स्थापित करते हैं संज्ञा सर्वनाम का, लेकिन ये यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं। अब दोनों को जोड़ने में संयोजक का काम भी कर सकते हैं, विभाजक का काम भी कर सकते हैं और परिणाम दर्शक का काम भी कर सकते हैं। संयोजक जैसे राम खेलता है और श्याम पढ़ता है, यहाँ पर ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। राम खेलता है एक वाक्य हो गया, श्याम पढ़ता है दूसरा वाक्य हो गया, और दोनों को जोड़ लिया तो यह एक समुच्चय बोधक वाक्य हो गया और अव्यय का उदाहरण हो गया। इसी तरीके से राकेश और उमेश भाई भाई हैं। राकेश भी शब्द है, उमेश भी शब्द है, दोनों संज्ञाएं हैं, दोनों को जोड़ लिया और एक तरह से संयोजक समुच्चय बोधक हो गया। कभी कभी विभाजक भी समुच्चय बोधक में आता है। जैसे फल राम ने खाया होगा या मोहन ने, राम ने खाया होगा या मोहन ने। अब यहाँ पर जो या शब्द है उससे ये प्रकट होता है कि ये दोनों में भेद कर रहा है, तो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन यूँ भी देखा जाए तो दोनों में विभाजन रेखा भी खींच रहा है, तो ये भी समुच्चय बोधक की श्रेणी में आएगा। इसी तरह से उमा अथवा रीटा दोनों में से कोई एक जाएगा, तो अब उमा और अथवा रीटा, अथवा शब्द भी इसको विभाजन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही शब्द हैं जो इसके श्रेणी में आते हैं। कभी कभी समुच्चय में उनको भी लिया जाता है जो वाक्य को दोनों को जोड़ते हैं। जैसे वह बाजार गया क्योंकि उसे फल लाने थे, अब क्योंकि से इससे वो जुड़ गया। इस तरह से आज मैं व्यस्त हूँ इसलिए आपका कार्य नहीं कर सकती, यह भी उसी श्रेणी में आ जाएगा। तो ये जो शब्द है क्योंकि, इसीलिए, परंतु, किंतु, वरना, बल्कि, अपितु, ये शब्द जो समुच्चय का काम करते हैं, यानी दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ते हैं। तो तीसरा प्रकार हुआ अव्यय का समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा जो प्रकार है वो इसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि, विस्मय जैसे ही अन्य भाव जो हैं वो सारे इसमें आते हैं, यानी हर्ष मूलक हो सकते हैं, शोक मूलक हो सकते हैं, भय मूलक हो सकते हैं, तिरस्कार मूलक हो सकते हैं, आदर मूलक, ऐसे कई भाव हैं जो मनुष्य के हृदय में होते हैं। जैसे हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, ग्लानि, इन भावों की अभिव्यक्ति जब होती है तो वो जिस अव्यय से होती है वो विस्मय बोधक अव्यय के द्वारा होती है। और इनके लिए जब वो शब्द आता है अव्यय शब्द, तो उसके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाता है। जैसे मैंने उदाहरण यहाँ दिया है कि अरे यह क्या हो गया। अब इस वाक्य में देखें आप, अरे शब्द जो है वो विस्मय का सूचक है, यानी विस्मय को प्रकट कर रहा है। इसी तरह से हाय, अब हाय शब्द आ गया, यह क्या हो गया, तो यह हाय जो शब्द है वह भी शोक का सूचक है, तो यह भी एक भाव को प्रकट करता है। ओहो, ये शब्द भी आपका भाव को प्रकट करता है। धन्य, धन्य धन्य, अब धन्य धन्य भी एक तरह से हर्ष मूलक शब्द है। धिक, ये धिक्कार मूलक शब्द है। वाह, प्रशंसा मूलक शब्द है। छी, जुगुप्सा मूलक शब्द है। आहा, उत्साह मूलक शब्द है। ये शब्द जितने भी हैं ये भाव को प्रकट कर रहे हैं और इस तरह से इन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये जितने भी अभी अव्यय के प्रकार हमने देखे हैं, चाहे क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक हो और या विस्मय आदि बोधक हो, इनसे इन अवयवों को वर्गीकरण देखने के बाद पता चलता है कि इनका लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूपांतर नहीं होता और इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। तो ये चारों प्रकारों को आपने देखा, मेरे ख्याल से आपको सारी जानकारी में आ गई होगी कि अव्यय है क्या। मैं वापस थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि शब्द दो प्रकार के माने गए हैं व्याकरणिक कोटि की दृष्टि से।
या प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं, और इसलिए इनको कहते हैं विकारी, इसलिए कहते हैं कि इनका कभी भी रूप परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो दूसरे रूप हैं आज जिसकी हमने चर्चा की, वो अव्यय या अविकारी इसलिए कहते हैं कि इनका व्याकरणिक कोटियों का लिंग वचन विभक्ति के आधार पर रूपांतर नहीं होता। अब थोड़ा हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा। पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब पहले तो आपको ये समझना होगा क्रिया विशेषण है क्या, जिसकी हमने चर्चा की, जो क्रिया की विशेषता बताता है। पहला वाक्य देखा, उस पेड़ पर पक्षी बैठा है। बैठना क्रिया है, लेकिन विशेषता क्या है इसकी, यहाँ इस वाक्य में नजर नहीं आ रही है। दूसरा है वाक्य, सड़क पर धीरे धीरे चलना चाहिए। चलना क्रिया है और इसकी विशेषता यहाँ पर धीरे धीरे आ रही है, तो ये अपने आप में प्रकट हो गया, क्रिया विशेषण है। और तीसरा वाक्य है, गिरधारी पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ना क्रिया है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, तो वो नहीं आया। इस इधर कोई व्यक्ति नहीं, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। तो इस वाक्य में हमने देखा कि यहाँ पर जो दूसरा है ख वाला वाक्य सही है, जिसमें लिखा है कि सड़क पर धीरे धीरे चलना चाहिए। ये यहाँ पर क्रिया का रीति है, यानी क्रिया विशेषण में भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला वाक्य भी हम देखें, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग है, यानी क्रिया की विशेषता भी बताए और उसमें अच्छा शब्द का प्रयोग सही ढंग से है। जैसे कपिल अच्छा खेलता है, अच्छा कपिल खेलता है कपिल अच्छा, उपयुक्त सभी। अब चारों वाक्यों को आप देखते ही सीधा समझ में आ जाएगा। अच्छा कपिल ये क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि कपिल एक संज्ञा है। लेकिन जो क वाला है, कपिल अच्छा खेलना, खेलना क्रिया है, अच्छा खेलना उस क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए वह सही है। तीसरा वाक्य तो, दूसरा और तीसरा वाक्य तो कम से कम क्रमबद्धता की ओर से भी सही नहीं है, तो पहला वाक्य सही है। अनिल कल आएगा, यह वाक्य मैंने चर्चा की थी अभी आपको पठन के दौरान कि क्रिया विशेषण का रूप है। अनिल कल आएगा, पहले इसको देखें आप, कल और आएगा, आना क्रिया है और उसके साथ कल जो शब्द लगा है वो अव्यय है। तो अव्यय कल जो है वो किसका बोध करा रहा है, स्थान का बोध करा रहा है, काल का बोध करा रहा है, रीति का बोध करा रहा है, या परिमाण का बोध करा रहा है। तो आप स्पष्ट तौर से आप देख पा रहे हैं कि यह स्थान, काल, रीति, परिमाण में से काल का बोध करा रहा है, यानी समय का बोध करा रहा है। कब आएगा, तो कल आएगा। इसका उत्तर आएगा, तो प्रश्न में कब का उत्तर आएगा, तो यहाँ पर कालवाचक सही है। चौथा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण देखना है। वाक्य खड़े हैं, 4 वाक्य हैं। नमन नीचे खड़ा है, महावीर आ जाएगा, मैं अचानक आ गया हूँ, मैं वहाँ अवश्य आऊँगा। अब यहाँ देखें आप, खड़ा होना क्रिया है, खड़ा होना क्रिया है। अब कहाँ का जो उत्तर आएगा वो इस स्थानवाचक की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर नीचे खड़ा है, नीचे एक स्थान है ही है, तो वाक्य अपने आप में सही हो गया। आएगा, आज आएगा, आज यहाँ पर काल का बोध करा रहा है और इसलिए ये इसमें नहीं आएगा इस प्रश्न के उत्तर में। ठीक इसी प्रकार से अचानक आ गया हूँ, आना है, अचानक ये स्थान का बोध नहीं करा रहा है, एक तरह से रीति का बोध करा रहा है। तो अवश्य आऊँगा, ये भी इसमें नहीं आया। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है वो सही है। इसी तरीके से 5वां है एक उदाहरण अभ्यास प्रश्न का, आग के निकट मत जाओ। वाक्य में क्रिया विशेषण यहाँ पर अपने आप में प्रकट हो रहा है कि मत जाना मानी मनाही है रही है, मना किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएगा। तो कुल मिलाकर के जब हमने ये पढ़ा कि अव्यय क्या प्रकार के होते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको अच्छी तरह से इसका समझ में आएगा। एक बार हम इसका पुनः दोहरान कर लेते हैं ताकि आपके ध्यान में सारी सामग्री पुनः दोहरान में आ जाए, तो कोई गलती होने की संभावना नहीं रहे। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि अव्यय कहते किसे हैं, तो सीधा सा अर्थ है कि जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूपांतर नहीं होता वह अव्यय कहलाता है। जैसे अभी, आज, कल, प्राय। ठीक है, इनके कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार बताए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। उसमें से सबसे पहला प्रकार क्रिया विशेषण, सीधा सा शब्द है कि क्रिया की जो विशेषता बता रहा है। अब वो किस तरह से बता रहा है, काल के रूप में बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे अनिल आ जाएगा तो आज के रूप में आ गया। इस तरह से स्थान का बता रहा है तो स्थानवाचक हो गया। और फिर रीति यानी कोई तरीके से बता रहा है, कोई क्रिया होने का तरीका बताया जा रहा है तो रीतिवाचक हो गया।
इसी तरीके से परिमाणवाचक में किसी मात्रा का बोध हो रहा है, यानी पर्याप्त है, थोड़ा है, बिल्कुल है, खूब है, ऐसे जो क्रिया विशेषण अव्यय होंगे वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएंगे। जिसमें स्वीकृति का भाव है, स्वीकारवाचक भाव है, तो वो स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और इसी तरह से निषेध का भाव है, मनाही है, तो वहाँ पर निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो गया। संबंध बोधक अव्यय को थोड़ा ध्यान रखना है कि वो प्रीपोजिशंस की तरह होते हैं, जो किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरों के साथ प्रकट करते हैं। और समुच्चय बोधक में दोनों को जोड़ने का काम होता है। इस तरीके से अभ्यास प्रश्न आपने देखे। तो आज इन प्रश्नों के द्वारा या अच्छा जो भी सामग्री आपने देखी है उसको आप देखें, और यदि आपको लगता है कि यह सामग्री आपके काम की है तो आप अपने दूसरे मित्रों में भी शेयर करें और उसका भरपूर लाभ उठाएं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।